हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो आप देखोगे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो मेन बात है वो क्या है कि अगर वर्ल्ड में आप लगातार देख रहे हो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से आप बोलोगे कि फूड की भी नीड होनी चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर ये इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड वो भी तो बढ़ रही है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड जो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और इसी वजह से इस टॉपिक में हम सारी उन बातों को पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्हेंसमेंट कर सकते हैं फूड के प्रोडक्शन का। ठीक है। तो जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वैसे बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड जो हो गई वो एक तरीके से डिमांड होने लगी, उसकी नेसेसिटी हो गई। और इस वजह से हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या हुआ, इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। लेकिन सिर्फ बोलने से तो ऐसा होना नहीं था। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा जिससे हम मास लेवल पे फूड प्रोडक्शन करवा पाए, चाहे वो प्लांट के केस में हो चाहे वो एनिमल से हो। तो सॉल्यूशन क्या था इसका, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे हमें क्या करना है। तो आप बोलोगे एक तो हम लोग जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करें, उससे हमें फूड हम बढ़ा सकते हैं। फिर भी ये सारी नीडों को पूरा नहीं कर पा रहा था बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो बायोलॉजिकली हम कर रहे थे जिस तरीके से। तो हमने क्या किया, फर्दर अगर हमें इंक्रीज करना था फूड के प्रोडक्शन को या इनहेंसमेंट कराना था, तो हमने क्या किया, फर्दर इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू भी हम लोगों ने क्या किया, जो टेक्निक्स थी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स, उनके थ्रू हमने क्या किया, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया। और हमने क्या करवाया, टिश्यू कल्चर भी करवाया, स्पेशली इन प्लांट सेल्स। तो आप बोलोगे टिश्यू कल्चर भी हुआ, और इन सब से हमने क्या किया, जो है फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया। लेकिन अभी भी ये सारी चीजें जो है सफिशिएंट नहीं थी कि हमें उस लेवल तक का, उस अमाउंट में हमें फूड मिल पाए। तो हम बोल सकते हैं कि दीज परफॉर्म पायोटल रोल इन फूड प्रोडक्शन। तो एक मेजर लेवल पे आप बात करोगे तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल जो अप्लाई किया हमने, और जो हमने ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स वगैरह यूज किया, इनकी वजह से क्या हुआ, आपने बोला पायोटल रोल इन फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत क्या हुआ, फूड का जो है अमाउंट बढ़ने लगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अब इन सब सारी चीजों को हम डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में देखेंगे कि एक टॉपिक आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, उसको देखते हैं हम लोग। एनिमल हस्बेंड्री में जब आप बात करोगे, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में आप बोलोगे इट इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइव स्टॉक। क्या बोलेंगे हम एक सिंपल लाइन में कि इट इज एन एग्रीकल्चर
It is an agriculture practice of breeding and raising livestock। तो ये कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, ऐसे जो है टेक्निक्स थी, जिनके थ्रू हमने ब्रीडिंग और लाइव स्टॉक को रेस कर लिया। अब लाइव स्टॉक क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इंटरेस्ट जो है किसी एनिमल को लेके, वो क्या है, लाइव स्टॉक। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, तो आप बोलोगे एनिमल ऑफ इंटरेस्ट। तो जिस एनिमल को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द लाइव स्टॉक। ठीक है, तो हमने क्या किया एनिमल हस्बेंड्री में, हमने बोला कि इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जो एनिमल है, जो इंटरेस्ट ऑफ एनिमल है, उसकी ब्रीडिंग को बढ़ाएं और हम उसके नंबर्स को बढ़ाएं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर अमाउंट में क्या मिल पाए, फूड मिल पाए। और इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजीज को बनाया। अब एनिमल हस्बेंड्री जो होगा वो आप बोलोगे होता क्या है, तो आप बोलोगे कि एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसको एकदम। क्या है मतलब इसका, कि यहां पर हम क्या करें, एनिमल्स का या लाइव स्टॉक का, जो लाइव स्टॉक है, हमारा इंटरेस्ट है जिस एनिमल में, लाइव स्टॉक का, उसका हम क्या करें, क्या करना है, हमें उनका केयर करना है, और केयर के साथ साथ में हमें क्या करना है, ब्रीडिंग भी करवाना है। ठीक है, तो केयर और ब्रीडिंग करने से क्या होगा, लाइव स्टॉक का नंबर बढ़ जाएगा। और लाइव स्टॉक में बेटा कौन कौन आएगा, तो आप बोलोगे इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री में, तो इसमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे बुफेलो, जिनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा है, मिल्क मिलता है, बुफेलो हुआ, काऊ हुआ, पिग्स हुए, उसके अलावा आप बोलोगे हॉर्सेस हुए, उसके अलावा आप बोलोगे कैटल, शीप, और शीप के साथ साथ में कैमल, गोट्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को निकालते हैं या मीट जो है उससे ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत सारे जो है ये एनिमल्स थे। और इसके साथ साथ में आप और पढ़ोगे, जब एनिमल हस्बेंड्री की बात करोगे तो वहां पर बोलोगे आप पोएट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। तो प्लस हम लोग दो चीजों को और यहाँ पर ऐड करेंगे, एक तो बर्ड्स को अगर हम जो है पालते हैं एग और मीट के लिए, पोएट्री फार्मिंग, और उसके साथ साथ में फिशरीज। फिशरीज में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि फिशरीज में सिर्फ फिशेस को ही है, उसका ही हमें जो है कल्टीवेशन करना, ऐसा नहीं है। फिशरीज में हमें मोलस्कन्स, फिशेज, क्रस्टेशियंस, उन सब को लेके चलना है। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, फिशरीज बोलोगे। तो ये सारा हम लोगों को कहाँ डिस्कस करना है, एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस करना है। उनका लाइव स्टॉक क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑफ एनिमल क्या है, उन सब की हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। अब आगे पेज पे चलते हैं। तो आप बोलोगे फिशरी इंक्लूड्स fisheries includes rearing, catching, selling of fishes, मोलस्कन्स, लोबस्टर वगैरह जो हम लोग बात करते हैं बहुत सारा मेजर लेवल पे, और क्रस्टेशियंस की जब आप बात करोगे तो जैसे प्रॉन्स वगैरह हो गए, क्रैब्स वगैरह हो गए, तो वो क्रस्टेशिया में आते हैं, आपको याद होगा। तो उनकी बात करेंगे तो क्रस्टेशियंस के केस में उनका भी हम लोग क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे आप बात करोगे हनी बी हुआ, सिल्क वर्म हुआ, प्रॉन्स हुए, क्रैब्स हुए, फिशेज हुई, बर्ड्स हुई, जितने भी एनिमल्स हैं, कैटल, सीप, ये सारे जो हैं इनसे हमें मिलता क्या क्या है। तो जैसे आप बात करते हो हनी बी हुआ,
वन बाय वन हम लोग देखेंगे। हनी भी हुई, इससे हमें क्या मिलना है, हनी मिलनी है, क्योंकि फायदे के लिए सारे काम हो रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में हम बोलेंगे कैटल हुआ, मिल्क लेना है इससे हमको। इसके अलावा आप बोलोगे पिग्स हुए, गोट हुई, इन सब से क्या हमको लेना है, मीट लेना है। उसके अलावा आप जब पोएट्री फॉर्म की बात करोगे या पोएट्री की बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्ड से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, तो आप बोलोगे मीट एंड एग, ये ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। ऐसे ही जब आप बात करोगे सिल्क वर्म वगैरह हो गया, जैसे ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सिल्क वर्म से हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, सिल्क ऑब्टेन करेंगे। ऐसे ही आप बात करोगे शीप की, तो शीप से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, मेजर लेवल पे वूल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग जो भी यूजफुल चीजें हैं वो सारी ऑब्टेन करते हैं हम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ फैक्चुअल बातें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बोलती है आपकी कि इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना कॉन्ट्रीब्यूट कितना, तो आप बोलोगे 70% लाइव स्टॉक। मतलब क्या हुआ, अगर आप बात करोगे पूरा टोटल वर्ल्ड में लाइव स्टॉक की, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स का, जिससे हमें ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, उनका नियर अबाउट आप बोलोगे 70% जो आपका पूरा जो है नंबर है, वो कौन है, इंडिया और चाइना में। इंडिया और चाइना का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इसके केस में। तो क्या बोलोगे आप, इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूट 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो वर्ल्ड का कितना, 70% लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन जो है वो बच्चों कहाँ होगा, तो आप बोलोगे इंडिया और चाइना में होगा। ठीक है। अब देखिए, आप बोलोगे इन जो है लाइव स्टॉक का जो इंप्रूवमेंट है वो हमें करवाना होगा, तो इंप्रूवमेंट करवाएंगे तभी तो हमको हायर यील्डिंग मिलेगा, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसको। तो फॉर द इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, है ना, कुछ नई नई टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर, क्योंकि अगर पुरानी तरीके से ही हम सारी चीजें करते रहे तो इतना ज्यादा मास लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, हम क्या करेंगे, न्यूअर टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज आल्सो अप्लाइड। तो हम क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह वहां पर अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, सबसे पहले ये बेसिक्स कुछ इंफॉर्मेशंस थी उसके बारे में। अब आगे हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। डेयरी फार्मिंग में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जब डेयरी फार्मिंग की बात करोगे तो डेयरी फार्मिंग है क्या, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं एनिमल्स का, किस लिए कर रहे हैं, अपने यूज के लिए कर रहे हैं। अपना यूज क्या है उसमें, अपना फायदा क्या है, तो आप बोलोगे मिल्क और उनके प्रोडक्ट्स जो भी हैं एनिमल्स के, उनको यूज करेंगे हम। तो ह्यूमन कंजम्पशन जितना बढ़ रहा है उसी अमाउंट में हमें क्या करना है, डेयरी फार्मिंग का भी ग्रोथ करवाना है। तो डेयरी फार्मिंग में एक सिंपल सी लाइन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क
for milk and its products for human consumption. ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, हम क्या करेंगे, जो है उसका केयर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल्क का यील्डिंग भी बढ़वाना है और जो है ब्रीड को भी देखना है। और मिल्क का जो यील्डिंग है वो डिपेंड किस पे होगा, तो आप बोलोगे क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे, यानी कि ब्रीड अगर अच्छा है तो मिल्क का यील्डिंग भी अच्छा होगा। तो आप अगले पॉइंट में बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, अगर हमको हाई मिल्क यील्ड कराना है, यील्डिंग को बढ़ाना है मिल्क की, तो हम किस पे डिपेंड होंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ ब्रीड। तो प्राइमरी जो बात है वो क्या है, ब्रीड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए सबसे पहले। अगर गुड ब्रीड है, कोई अच्छी ब्रीड है, तो उसकी हायर यील्डिंग पोटेंशियल होगा, जेन्युइन सी बात है, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा जो भी मिल्क वगैरह है। उसके साथ साथ में डिजीज रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। अच्छी ब्रीड के लिए जो क्वालिटी ऑफ ब्रीड है अगर अच्छा रखना है, गुड रखना है, तो उसके केस में मैंने क्या बोला है आपको, दो नेसेसिटी हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक आपको क्या बोलना है कि यहाँ पर अगर अच्छी ब्रीड है तो एक सबसे पहले उसकी मेजर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, हाई यील्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, यानी कि उसका यील्डिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो मेजर पार्ट है वो क्या है, वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस के बाद में आप बोलोगे हाई यील्डिंग पोटेंशियल के साथ साथ में यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर उसको मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो जेन्युइन सी बात है कि वहां पर क्या होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। तो आप बोलोगे अ गुड हाउस, रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, है ना, क्लीन, एकदम साफ सुथरा। उसके अलावा आप बोलोगे और क्या चाहिए, तो आप बोलोगे क्लीन के साथ साथ में वहां पर हाउस होल्ड अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, वहां पर जो वाटर होना चाहिए और जो डिजीज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप बोलोगे अच्छा घर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसके साथ साथ में वाटर जो होना चाहिए उसकी जो है पूरी तरीके से होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर एडुकेट अमाउंट में। और वहां पर जो इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो आप बोलोगे डिजीज फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। तो डिजीज फ्री इन्वायरमेंट होगा तभी वहां पर काम चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है हायर यील्डिंग पोटेंशियल के लिए, वो क्या है, आप जब बात करोगे क्वालिटी एंड क्वांटिटी की, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करोगे किसमें, ऑफ फूडर, मतलब जो उनका खाने का जो चारा है, जो भोजन है, वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी, कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। दूसरा देखिए आप, इन्वायरमेंट भी कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें आपने कर ली, मान लो मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब आपको मिल्क मिलेगा, मिल्क प्रोडक्टिविटी मान लो बढ़ गई, मिल्क खूब प्रोड्यूस हो रहा है, अब भाई इसको ले जाके आप घर में तो इतना खा पी नहीं डालोगे, इसको ले जाके आपको क्या मार्केट में सेल करना होगा। तो इस मिल्क को स्टोर करने के लिए भी अच्छे अच्छे आपके पास क्या होने चाहिए, फ्रीजर वगैरह होने चाहिए, कंटेनर वगैरह होना चाहिए। और उसके बाद स्टोरेज के बाद में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी अगर चीजें अवेलेबल हैं तब तो ये एक अच्छा बिजनेस है, डेयरी फार्मिंग का बेहतरीन बिजनेस है, आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप कंटिन्यूअस जो भी मिल्क आ रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है डेली, उसको आप पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा पाओ। ठीक है,
तो ये तो हमने पढ़ लिया, डेयरी फार्मिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके बाद में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, पोएट्री फॉर्म मैनेजमेंट। पोएट्री फॉर्म मैनेजमेंट में आपको ऐसी जो बातें हैं यहाँ पर भी सेम ही लगभग रहेगा, बस जो है इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे पोएट्री फॉर्म मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं पोएट्री फॉर्म मैनेजमेंट में क्या है। तो सबसे पहले आप बोलोगे डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, या बर्ड्स के लिए हम ये यूज करते हैं, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल या बर्ड्स यूज फॉर द फूड और फॉर देयर एग्स। दो बातें हैं यहाँ पर। हम पोएट्री फार्मिंग क्यों करेंगे भाई, कोई पर्पस भी तो होना चाहिए। तो पर्पस क्या है हमारा, तो आप बोलोगे डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल या बर्ड्स used for food or for their eggs। ठीक है, तो हम फूड और एग के लिए क्या कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, या उन जो है बर्ड्स वगैरह को। अब इन बर्ड्स में पोल्ट्री फार्मिंग में आती कौन कौन सी बर्ड्स हैं, कौन कौन सी बेनिफिशियल हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे मेजर लेवल पर आप बात करोगे चिकन, है ना, दूसरा आप बोलोगे टर्की, दूसरा आप बोलोगे डक्स, इनका अमाउंट थोड़ा कम रहता है, और गीज। सारी बर्ड्स हैं, इनको हम बेसिकली यूज करते हैं, और कुछ भी बर्ड्स और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये चार आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब देखिए यहां पर भी एक हम अच्छी ब्रीड लेंगे, गुड ब्रीड लेंगे, और गुड ब्रीड को लेने के लिए हमने बोला दो क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छी ब्रीड कौन सी होगी, जिसके पास क्या हो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए उसके पास, क्या होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, होना चाहिए कि नहीं। और दूसरी बात, ब्रीड जो होनी चाहिए वो सुटेबल होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना। तो डिजीज फ्री हमको वो लेना है और सुटेबल ब्रीड लेना है। अब हमने ले लिया ब्रीड को, उसके बाद में हम फिर से वहां पर उनका जो होम होगा या उनका जो रहने की जगह होगी, हैबिटेट होगा, उसको देखेंगे। तो वहां पर प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए। तो आप बोलोगे वहां पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए। और प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशन का मतलब क्या, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छे से वाटर हो, वहां पर छाएदार जगह हो, छाया हो उनके पास, शैडो हो, ऐसा ना हो कि धूप में हो तो सब मर जाएंगे तुरंत। तो प्रॉपर वे में लगातार अच्छे से जो है एरिएशन हो वहां पर, ठीक है। दूसरा, इसके बाद में हम इन्वायरमेंट के बाद में क्या देखेंगे भाई, रहने की जगह देखेंगे, उसके बाद में हम खाना देखेंगे। तो प्रॉपर फूड होना चाहिए, फूड अच्छा होगा तभी तो अच्छे से वो, जेन्युइन सी बात है, ब्रीडिंग करेंगे। तो प्रॉपर फूड एंड वाटर भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों आप क्या बोलोगे, हाइजीन और हेल्थ केयर भी वहां पर होना चाहिए प्रॉपर वे में। कोई ऐसा वेटनरी वगैरह का डॉक्टर होना चाहिए जो बार बार आके इन सबको जो है एग्जामिन करे। तो हाइजीन और हेल्थ केयर वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना है साथ, ये सारी चीजें देखनी। अब जैसे हम लोग देखते हैं जो बर्ड फ्लू वगैरह होता है, जैसे डिजीज में आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि भाई डिजीज में क्या कहानी। तो अगर आप बात करोगे बर्ड फ्लू का, होते बहुत सारे हैं लेकिन केवल हम वही बात करेंगे जो एनसीईआरटी का। तो बर्ड फ्लू किसके थ्रू होता है, तो आप बोलते हो इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। तो एनसीईआरटी पूछ रही है कि अगर मान लो एक प्रॉपर जो जहां पर हैबिटेट है उसमें मान लो बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है। अब बर्ड फ्लू हो गया तो वहां पर वो क्या करेंगे, मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे हो गया, तो बहुत बड़े फॉर्म होते हैं ये, तो जो है ब्लॉक वाइज बनाए जाते हैं। तो अगर बर्ड फ्लू हो गया तो उसमें डेथ होने लगेगी बर्ड्स की, और डेथ होने लगेगी तो वहां पर क्या करेंगे वो, अब उसको बचाएंगे कैसे, बचाने के लिए वो क्या करते हैं, देखिए एक टर्म यूज करते हैं हम, कुलिंग। कूलिंग में क्या करते हैं, आप बोलोगे सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन ऑफ इसका सेपरेशन ऑफ डिजीज्ड बर्ड्स। तो जो डिजीज बर्ड्स हैं उनको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द नॉन डिजीज्ड बर्ड्स। ठीक है, तो नॉन डिजीज बर्ड्स जो होंगी उनसे डिजीज वाली बर्ड्स को हटा देना, रिमूव कर देना उस जगह से, आप क्या बोलोगे, दैट इज द कुलिंग। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों बात करेंगे हम एनिमल ब्रीडिंग। सबसे पहले बात करेंगे ब्रीड की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द ब्रीड, तो आप क्या बोलोगे, अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जर्नल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि अगर आप ब्रीड बोल रहे हो तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है रिलेटेड बाय डिसेंट, मतलब अपनी इवोल्यूशनरी अगर आप देखोगे उसकी फैमिली को तो उसको दिखा रहा हो। अब ऐसा नहीं एक जगह हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की और दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं डॉग की, तो वो कोई आपस में लिंक नहीं है उनका। ठीक है, तो आप बोलोगे एनिमल ब्रीडिंग में, एक एक करके मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे। एनिमल ब्रीडिंग में सबसे पहले हम समझेंगे ब्रीड क्या है। देखिए, तो आप बोलोगे ब्रीड क्या है, ब्रीड क्या है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, a group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance and features, and size and configuration. ठीक है, तो a group of animal related by the descent and similarities in most character like general appearance, feature, size and configuration। मतलब एक जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल जिनका जर्नल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम है, एक जैसा दिख रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रीड बोलेंगे। ऐसे ही आप एक और यहाँ पर जो है टर्म यूज करते हो उसका नाम है इनब्रीडिंग। चलिए, इनब्रीडिंग की जब आप बात करोगे तो ब्रीडिंग इज बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज नोन एज इनब्रीडिंग। एक ही जैसे एनिमल्स के आपस में ब्रीडिंग करने को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा है, तो आप लिख लोगे ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स of the same breed is called inbreeding। क्या बोलेंगे बच्चों, इनब्रीडिंग। एक ही जैसे एनिमल्स अगर आपस में क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, सेम ब्रीड के हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। ऐसी दूसरा टर्म एक यूज करते हैं हम लोग, दैट इज द आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे ब्रीडिंग, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, ब्रीडिंग is between the animals of the different breed। तो अंतर क्या है यहाँ पर, डिफरेंस क्या है, एक यहाँ पर सेम ब्रीड है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ब्रीड है।
ठीक है, बस ये डिफरेंट है। इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। इसको हम क्या बच्चों बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। अलग अलग ब्रीड के बीच में आपस में अगर ब्रीडिंग करा रहे हैं तो वो क्या है, आउट ब्रीडिंग। अब हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे इनब्रीडिंग की। इनब्रीडिंग क्या होता है बच्चों, तो देखते हैं। इनब्रीडिंग को डिटेल्ड स्टडी करते हैं हम लोग। इनब्रीडिंग क्या है, तो आप बोलोगे मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड मतलब आपस में क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं सेम ब्रीड की, अगर 4 to 6 जनरेशन तक की बात करोगे आप, तो अगर उनके बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग हो जाएगा। तो इसमें एक सिंपल लाइन लिख लेंगे हम लोग। अभी भी मैंने बताया पीछे भी आपको कि मेटिंग ऑफ मोर closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations। ठीक है, 4 to 6 generations। एक एग्जांपल देके हम समझते हैं इसको। हमने क्या किया, कोई सुपीरियर मेल ले लिया। क्या ले लिया हमने बच्चों, सुपीरियर मेल ले लिया, और उसका क्रॉस करवाया हमने किससे, तो आप बोलोगे सुपीरियर फीमेल ले ली एक हमने। अब दोनों में जीन्स अच्छे होंगे, ठीक है, जीन्स दोनों में अच्छे होने चाहिए, दोनों में क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो सुपीरियर मेल ले लिया हमने और सुपीरियर फीमेल ले लिया, इसीलिए उसको सुपीरियर बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें बेहतरीन तरीके के कुछ जीन्स हैं जिनके लिए उनको सुपीरियर बोला जा रहा है। अब देखिए, जब इनका क्रॉस कराया गया तो क्या होगा, तो आप बोलोगे यहां पर हमने जब क्रॉस कराया तो इनकी जो प्रोजनी आई, जो नए इंडिविजुअल्स आए जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में, उनमें से हमने कई बार एक कराते रहे, और हमने क्या किया, सेलेक्ट द, इसमें से भी हमने किसको सेलेक्ट किया, सुपीरियर मेल, इसको सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, इसको सेलेक्ट किया हमने। इसमें से भी जो प्रोजनी आई उसमें भी हमने सुपीरियर मेल, जो सबसे अच्छे दिख रहे थे, सबसे अच्छे थे, हेल्दी थे, उनको लिया, और सुपीरियर फीमेल्स को लिया। ठीक है, और इस प्रोजनी में इनको लेने के बाद हमने फिर क्या किया, इनका फिर से मेटिंग कराया हमने, फर्दर मेटिंग कराया, फिर से क्रॉस कराया, फर्दर मेटिंग कराया। अब जो बात दोबारा फिर से जब मेटिंग कराया हमने, तो क्या होगा, देखिए फीमेल्स जो थी इनमें कैरेक्टर कैसा था, ये क्या कर रही थी, गिव्स मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मिल्क। तो मिल्क हमने इंक्रीज करवा लिया, प्रोडक्टिविटी, यील्डिंग बढ़ा लिया कि नहीं मिल्क का। फिर देखिए आप, ये जो मेल है इसके पास अच्छे जीन्स थे, तो ये क्या करेगा, इट गिव्स राइज टू क्या करेगा, इट गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजिनी देगा कि नहीं देगा, ये जब इसका किसी के साथ क्रॉस कराओगे तो सुपीरियर प्रोजिनी देगा कि नहीं देगा। लेकिन सब बातें तो ठीक थी, लेकिन इनब्रीडिंग जो थी वो प्योर लाइन को डेवलप कर रही थी। प्योर लाइन आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, और उसकी वजह से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ी। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या था, इनब्रीडिंग का, तो हमने बोला ये जब बार बार हम कराते रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, इनब्रीडिंग जो होगी, क्या बच्चों बोलोगे आप, इनब्रीडिंग जो होगी वो क्या डेवलप्स करेगी, क्या डेवलप्स करेगी, होमोजाइगोसिटी। क्या डेवलप करेगी, होमोजाइगोसिटी। और होमोजाइगोसिटी डेवलप होगी तो इसका मतलब हो गया क्या, प्योर लाइन, एक ही जैसे जीन्स बार बार आने लगेंगे। ठीक है, कोई वहां पर आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं दिखेगी, तो वो क्या हो गया, होमोजाइगोटिक हो गए। तो
जाइगोसिटी हो गया, ठीक है, होमोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। अब बार बार इनब्रीडिंग जो होगी उससे क्या होगा, जो हार्मफुल रेसेसिव जीन्स होंगे, हार्मफुल रेसेसिव जीन्स, मान लो ये हम स्मॉल टी दिखा रहे हैं, ये मान लो हार्मफुल रेसेसिव जीन्स है, तो ये बेटा ये जो हार्मफुल रेसेसिव जीन्स हैं, अगर हम बार बार इनमें आपस में ही क्या कराते रहेंगे, इनब्रीडिंग कराते रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, जो इनब्रीडिंग होगा वो क्या करेगा, रेसेसिव जीन को एक्सपोज कर देगा, यानी कि रेसेसिव जीन्स दिखने लगेंगे हमें, ठीक है। और जब वो दिखने लगेंगे तो क्या होगा, जो है हम किस तरफ जाएंगे, तो आप बोलोगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं अगली लाइन में उसको जो है समझाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन दैट आर इलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। तो हार्मफुल जो रेसेसिव जीन्स थे वो एक्सपोज किए जाएंगे और उनको धीरे धीरे कोशिश की जाएगी, क्या किया जाएगा, एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और एलिमिनेट कैसे होंगे, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस है, से एलिमिनेट हो जाएंगे, धीरे धीरे हट जाएंगे और रेसेसिव जीन्स। अब देखिए क्या होगा, बार बार ऐसा इनब्रीडिंग करने की वजह से आप बोलोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सुपीरियर जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बार बार इनब्रीडिंग करने से एक्यूमुलेशन ऑफ किसका, सुपीरियर जीन, किसका होगा, सुपीरियर जीन का एक्यूमुलेशन होगा। एंड दूसरी बात क्या है यहाँ पर, एलिमिनेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन किसका हो रहा, सुपीरियर जीन का, और इलिमिनेशन किसका होगा, तो आप बोलोगे इलिमिनेशन ऑफ इसका लेस डिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते हैं, तो वो जीन क्या होंगे, लेस डिजायरेबल जीन जो होंगे वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। चलिए अब इस मेथड को हम बार बार अप्लाई करते रहेंगे। तो इन दिस मेथड सिलेक्शन एट द ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बार बार हम कर रहे हैं तो कुछ हद तक क्या करेगा ये, आप बोलोगे इस मेथड की वजह से क्या होगा, एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बेटा इनहेंस करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब करते रहे हम ऐसे, लेकिन एक टाइम पर तो ये अब क्या हो जाएंगे, जब बहुत बार बार करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्लोज इनब्रीडिंग हो जाएगी कि नहीं होगी, लगातार आपस में ही करते रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इनब्रीडिंग हो जाएगी। तो इफ क्लोज इनब्रीडिंग कॉन्टिन्यूड, अगर लगातार हम ये करते रहेंगे तो क्लोज इनब्रीडिंग होगी, और ये क्या करेगी, इट रिड्यूस द, क्या करेगी, इट रिड्यूस द फर्टिलिटी, क्योंकि अब एक तरीके के जीन्स बार बार आ रहे हैं, वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो आप बोलोगे इट रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे इनकी बेटा घट जाएगी और फर्टिलिटी भी घट जाएगी। अब प्रोडक्टिविटी भी घट गई, फर्टिलिटी भी घट गई, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे, इसको हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम तक ये इनब्रीडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको जरा डिस्कस करेंगे, और वो क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे दैट इज द क्रॉस ब्रीडिंग। देखते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की बात करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है, हमने दो जो है सुपीरियर मेल लिया एक, और हमने क्या लिया, सुपीरियर फीमेल लिया, क्या लिया बच्चों, सुपीरियर मेल लिया और सुपीरियर फीमेल लिया। ये हमने मान लिया ब्रीड 1 है, और ये हमने मान लिया बेटा ब्रीड 2 है। वहां पर सेम थी ब्रीड, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट। तो हमने एक ब्रीड ले ली 1 और एक ब्रीड 2, ठीक है। इनका जब मेटिंग कराया, क्रॉस कराया, तो हाइब्रिड मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप बोलोगे हाइब्रिड प्रोजनी मिली।
अब जब हाइब्रिड प्रोजेनी मिली तो इसको हम यूज किस लिए करते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल, इसलिए यूज करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसलिए बच्चों यूज करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल एनसीईआरटी आपकी देती है, क्या बोलती है देखिए, उसने बोला कि बीकानेरी जो ईव्स होती हैं उसका फीमेल लिया गया और क्रॉस कराया गया उसका किसके साथ में, मैरिनो रैम, और ये बेटा क्या था, मेल। इन दोनों का करवाया गया, शीप थी ये, इनका जो है क्रॉस कराया गया, और जब इनका क्रॉस कराया गया तो आप बोलोगे मिलेगा क्या इनसे, तो एक नया जो है ब्रीड मिला, उसका नाम था हिसारडेल। याद रखना है आपको, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं कुछ नहीं एग्जांपल बता रहा हूँ, है बहुत सारे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है। हिसारडेल जो थी, और ये कहाँ किया गया ये, तो आप बोलोगे ये काम किया गया उड़ता पंजाब में। कहाँ किया गया, उड़ता पंजाब में। तो यहाँ लिख लोगे आप, ये परफॉर्म किया गया कहाँ पर, पंजाब। क्लियर है भाई। तो ये हो गया आपका क्रॉस ब्रीडिंग। अब इसके बाद में एक एनसीईआरटी और लिखती है कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए देखते हैं इसको भी। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखेंगे एक मेल लेंगे और उसका क्रॉस कराएंगे हम फीमेल से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये स्पीसीज अलग है, ये हमने मान लिया स्पीसीज ए है, और ये स्पीसीज हमारी क्या है, मान लिया हमने बी है। तो इंटर स्पीसीज मतलब अलग अलग स्पीसीज हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। तो आप बोलोगे मेल डंकी लिया हमने, बोझा लादने में बहुत माहिर, और इसका क्रॉस कराएगा बेटा फीमेल हॉर्स से, और जब क्रॉस कराया गया तो इनसे क्या मिले, तो आप बोलोगे म्यूल मिले। बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, बहुत मजबूत होते हैं। तो क्लियर है ये हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, जो जो एग्जांपल दिए एनसीईआरटी के बस वही पढ़ना है। केवल दो क्वेश्चंस यहां से आएंगे आपको, एक जो है आपका जो ये वाला पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री वाला, और जो है दूसरा हो सकता है इससे पूछ ले आपका एपीकल्चर सेरीकल्चर वगैरह जो भी है, उनसे एक क्वेश्चन हो सकता है, और दूसरा इससे हो सकता है। तो आपको उतने पढ़ना है जितना बताया जा रहा है। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों का क्रॉस कराया गया। एग्जांपल मैंने बताया, मेल डंकी लिया गया, फीमेल हॉर्स लिया गया, और जो उनसे प्रोजेनी आई उसको क्या बोला गया, म्यूल बोला गया, और ये बहुत मजबूत होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। तो फायदा उठाया लोगों ने। अब दूसरा देखिए, कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट भी थे, उनके थ्रू भी ये काम किया गया। तो आप बोलोगे कुछ कंट्रोल्ड, यहां पर एनसीईआरटी एक हेडिंग लिखती है कंट्रोल्ड 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 ब्रीडिंग, आसानी से समझेंगे हम इसको, बहुत इजी है, एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में जब आप जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर, कि एक तरीके से ये जो है पहला जो है आपका जो एक्सपेरिमेंट था वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का था। तो आप बोलोगे, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज कैरीड आउट बाई इसके थ्रू, तो आप बोलोगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ये सब पहले डिस्कस मैं कर चुका हूं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसकी बात करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, बहुत इजी है और बहुत पूछा भी जाता है इस जगह से क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सबसे पहले आपको कलेक्शन करना है किसका, सीमेन का। तो हम देखेंगे यहाँ पर सीमेन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो बहुत पहले जो अच्छे सुपीरियर मेल थे, जो बुल थे, उनसे क्या किया गया, जो है सीमन को निकाल लिया गया और उसको फ्रोजन फॉर्म में रख लिया गया, कंजर्व करके रख लिया गया। तो आप बोलोगे फ्रोजन फॉर्म में रख लिया गया।
या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली हम क्या करें, जो है इमीडिएटली जो है निकाल के जो है सीमेन उसको यूज करें। तो दो जगह हैं, तो दो जगह से कलेक्ट कर सकते हैं। अब सीमेन हमने कलेक्ट कर लिया। जब सीमेन कलेक्ट किया तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक कैथेटर होता है उसमें जो है एक इंजेक्शन टाइप में, उसमें इंजेक्ट करेंगे और उसमें इंजेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो सीमेन होगा उसको इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इंजेक्ट कर देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वहां पर इंजेक्ट कर देंगे, वहां पर इंजेक्ट हो गया। इसी को तो हम बोल रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, ये क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। लेकिन बच्चों हमने तो ये कर दिया काम, लेकिन इसका सक्सेस रेट बहुत लो है। तो आप लिखोगे सक्सेस रेट क्या है, लो है इसका। तो कुछ और टेक्निक ढूंढी लोगों ने, कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, कोई और मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इवॉल्व अदर मेथड, क्या इवॉल्व किया गया, अदर मेथड इवॉल्व किए गए। अब अदर मेथड में देखिए क्या है, अदर मेथड में आप पढ़ोगे यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, बिल्कुल याद रखिएगा, आप लेके जाइएगा एकदम। पहला जो मेथड है यहां पर वो क्या है, MOET, फुल फॉर्म इसका पूछा गया है बहुत बार, तो आप बोलोगे क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना आपको। अब देखिए यहां पर हमें करना क्या है, एक हमने काऊ ले ली या कैटल ले लिया, तो हमने एक कैटल ले लिया यहां पर। अब इसके केस में देखिए क्या क्या करवाना है हमें, तो एक कैटल लिया हमने, इसमें देखिए क्या करवाना है हमको। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस काऊ के अंदर क्या करवाना है, हार्मोन कौन से हार्मोन, FSH लाइक, जो FSH लाइक हार्मोन है उनको इंट्रोड्यूस करवा देना है। इंट्रोड्यूस करवा दिया हमने इनके ब्लड में। जब इंट्रोड्यूस करवा दिया FSH लाइक हार्मोन, उसकी वजह से इनकी जो ओवरीज थी ये क्या करेंगी बेटा, तो यहाँ फॉलिकल्स होंगी। तो आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, फॉलिकुलर मैच्योरेशन, क्या होगा, आप बोलोगे फॉलिकुलर, क्या होगा, फॉलिकुलर मैच्योरेशन, क्या हो गया, फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो गया, फॉलिकल्स मैच्योर हो गई। ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब इसके साथ साथ में और का, जब फॉलिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मैच्योर हो गई, उसके बाद यहां पर क्या होगा, सुपर ओवुलेशन, इसको भी हम समझते हैं सुपर ओवुलेशन क्या होता है। तो जब कंटिन्यूअस हम देते रहेंगे उसको FSH, तो लगातार क्या होंगे वहां पर जो है एग बनते रहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, सुपर ओवुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस होंगे। तो आप बोलोगे इंस्टीड ऑफ वन एग, ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ वन एग यहां पर क्या होगा, मैनी या मल्टीपल नंबर ऑफ एक्स आर प्रोड्यूस, बहुत सारे एग यहां पर क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुपर ओवुलेशन। ठीक है, अब देखिए हर एक साइकिल में एक एग प्रोड्यूस कर रही थी जो है काऊ, लेकिन अब कितना प्रोड्यूस करेगी, तो आप बोलोगे 6 to 8 एग पर साइकिल,
कितने एग? 6 to 8 एग पर साइकिल। और इन एग्स को बच्चों अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, भेज देंगे कहां पर, तो आप बोलोगे भेज देंगे जो है दूसरे जो है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं? तो ये सुपर ओवुलेशन वाला कॉन्सेप्ट यहां से आया, और वो फिर क्या करेगी, सरोगेट मदर बन जाएगी। अब दूसरा सिस्टम देखते हैं इसके बाद में। दूसरे सिस्टम में हम क्या देखेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरा क्या कर सकते हैं, हम एक इलाइट बुल ले लेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, अभी जो पीछे मैंने बताया। ठीक है, इसका सीमेन हमने ले लिया और फीमेल ले ली हमने, वो कैसी थी, तो आप बोलोगे सुपीरियर फीमेल है। कैसी फीमेल है, सुपीरियर फीमेल है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में जब क्रॉस कराया हमने तो क्या हुआ, एग फर्टिलाइज हो गए, और जब एग फर्टिलाइज्ड हो गए उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 8 to 32 सेल स्टेज तक जो एग आएंगे, 8 से 32 सेल स्टेज जो थी, यानी कि वहां पर जो स्टेज आती है आपकी ब्लास्टुला वाली, उसके केस में आप बोलोगे यहां पर इनको हम रिमूव कर लेंगे, तो नॉन सर्जिकली, तो नॉन सर्जिकल मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको रिकवर्ड कर लेंगे। अब रिकवर्ड कर लिया हमने, और रिकवर्ड करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू सारोगेट, कहां करेंगे, सारोगेट मदर में करेंगे। और सारोगेट मदर को हम क्या बोलते हैं, किराए की कोख, यानी कि दूसरी मदर अब ढूंढेंगे। हमने फीमेल से, सुपीरियर फीमेल थी उससे एग तो ले लिए, लेकिन हम इसके लिए जो इन्वायरमेंट है प्रेगनेंसी वाला वो इसके साथ में नहीं दे रहे हैं, वो दूसरी फीमेल में हम इंजेक्ट करवा दे रहे हैं। तो नॉन सर्जिकली रिकवर्ड किया हमने और ट्रांसफर कर दिया उन एग्स को, कहां पर, सारोगेट मदर में। अब देखिए वो सारोगेट मदर उसको पालेगी, मतलब रखेगी यूट्रस में जब तक गेस्टेशन पीरियड रहेगा, और उसके बाद उसकी बर्थ करवा देगी। और ये जो सुपीरियर फीमेल थी ये फिर से अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए अवेलेबल फॉर अनदर सुपर ओवुलेशन। फिर से इसको हम तैयार करेंगे सुपर ओवुलेशन के लिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको लेके हम फिर से आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चंस करिए। थैंक यू सो मच।